शीतल, पकौड़े बनाना बंद कर दो। पर दीदी, आप तो सारे पकौड़े लेकर जा रही है, सूरज जी और राजू भी तो हैं। तुम 3 लोगों के लिए ये 5 पकौड़े काफी हैं। और भूलो मत, तुम और तुम्हारा परिवार मेरे पति के पैसों पर पलते हो। इतना बोल जैसे ही गीता वहां से जाने लगती है कि तभी शीतल गीता से कहती है, दीदी, सूरज जी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, थोड़े से पैसे दे देती तो। बेशर्मी की भी हद होती है। अकेले तुम्हारे जेठ जी पूरा घर संभाल रहे हैं, तुम्हारे पति का, तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे होने वाले बच्चे का, सबका खर्चा उठा रहे। और एक तुम हो जो दवाई के लिए भी हमारे ऊपर रहती हो। जीने के लिए खुद भी तो कुछ कर लो। शाम को जेठ जी आएंगे तुम्हारे तो दे दूंगी कुछ पैसे। गीता पकौड़े लेकर वहां से चली जाती है और ये सब कुछ रसोई के बाहर खड़े राजू और काजल सुन लेते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर बहुत काम करूंगा, फिर हमें बड़ी माँ से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। सच में भाभी, बड़ी भाभी बहुत बुरी हैं। आप प्रेग्नेंट हैं और इतनी गर्मी में रसोई में काम कर रही हैं, फिर भी वो आपके साथ ऐसा कर रही हैं। मैं इस बारे में बड़े भैया से बात करूंगी। इतना बोलकर काजल, राजू बचे हुए पकौड़े लेकर कमरे में जाते हैं, जहां वो सब मिलकर एक साथ पकौड़े खाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और शीतल अपने बेटे से पहले गोलू को तैयार करती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसके बाद अपने बेटे को देखती है और फिर दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। और जब घर आती है तो थकान होने की वजह से थोड़ा आराम करती है। जब देखो तब बस तुम आराम करती हो, माना कि गर्भवती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे सर पर बैठ जाओ। तुमसे घर का एक काम होता नहीं और एक मेरे पति हैं जो तुम लोगों का खर्चा उठा रहे हैं। भाभी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? एक बार भाभी की हालत तो देखो। वो धूप से आई हैं और उनका 7वां महीना चल रहा है। वो अभी अभी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हैं। भाभी राजू से पहले गोलू को तैयार करती हैं। भाभी गर्भवती है तो तुम कर लो ना। बड़ी आई भाभी की चमची। भूलो मत, तुम भी मेरे पति के ही सर पर बैठी हो। एक बार फिर गीता अपनी देवरानी और नंद को सुनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद दोनों नंद भाभी काम करती हैं। और रात को जब सूरज घर आकर बैठता है तो काजल अपने भाई से गीता की शिकायत करती है। भैया, इस घर की जिम्मेदारी आप पर है, इसलिए आपसे कह रही हूँ। पर भाभी हमारे साथ अच्छा सुलूक नहीं करती। वो हर समय छोटी भाभी को डांटती हैं और घर के काम करवाती हैं। आप इन्हें समझाओ। इस गर्मी में किसी को चैन नहीं। मेरे घर आते ही सारे कलेश शुरू हो जाते हैं। भगवान के लिए मुझे अपने घर के कलेश से दूर रखो। इतनी मेरी कमाई नहीं है जितने घर का खर्चा है। सोचता हूँ घर जाकर आराम करूंगा, पर तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती। इतना बोलकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है और ये सब देख गीता मुस्कुराती है। रात को जब गीता अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही थी तो शीतल के कमरे का पंखा चलना बंद हो जाता है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं गोलू के कमरे में जाकर सो जाऊं, उनके कमरे में एसी है। हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी बड़ी माँ से बात करती हूँ। इतना बोलकर शीतल गीता के कमरे का दरवाजा पीटती है। दीदी, मेरे कमरे में बस एक पंखा है, वो भी बंद हो गया है। राजू को बहुत गर्मी लग रही है, उसे गोलू के कमरे में आज रात सोने दो। कोई बात नहीं भाभी, आप राजू को मेरे कमरे में भेज दो। मेरे कमरे का पंखा अच्छी हवा देता है। कसम खा ली है तुमने हमारी नींद हराम करने की। अपने ही कमरे में सो, मेरे बेटे के कमरे में जगह नहीं है। अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर शीतल राजू को अपनी नंद के कमरे में भेज देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन माँ, गली में बर्फ का गोला बेचने वाला आया, मुझे भी खाना है। शीतल के पास पैसे नहीं होते और वो अपने बेटे को बर्फ का गोला खिलाने के लिए बाहर जाती है और बर्फ के गोले वाले से एक बर्फ का गोला उधार मांगती है। बहन जी, तुम्हें मुफ्त में बर्फ का गोला नहीं दे सकता। वैसे भी हमारे यहाँ उधारी नहीं चलती। अगर बर्फ का गोला खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं तुम जैसों को उधार देने लग गया तो कहीं मैं ही न भूखा मरने लगूं। सही कहा भैया तुमने। जो दूसरे के सहारे जीते हो वो क्या ही उधार चुकाएगा। गोलू बेटा, तुम अपनी पसंद का गोला ले लो। इस तरह गीता अपने बेटे को बर्फ का गोला दिलाकर अंदर आती है, पर राजू को नहीं दिलाती। ये देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। माँ, पापा बीमार है, काम नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी माँ ऐसा करती है ना। मुझे नहीं खाना बर्फ का गोला, मुझे तो आपके हाथों के पकौड़े ही पसंद है, मैं वही खा लिया करूंगा। राजू की बात सुनकर शीतल मुस्कुराती है और वो अंदर जाकर घर में ही एक पानी में चीनी मिलाती है और उसमें 1 गिलास दूध डालकर अपने बेटे के लिए आइसक्रीम बनाती है। ये ले राजू, आइसक्रीम खा। तेरी माँ तुझे बर्फ का गोला नहीं खिला सकती तो क्या घर में तो खिला सकती है। इस तरह घर में ही शीतल बचे हुए दूध, पानी तो कभी आम का आइसक्रीम जमा कर अपने बेटे को खाने को देती। पर एक दिन उस पर गीता की नजर पड़ जाती है और वो राजू के हाथ से आइसक्रीम छीनकर उसे मारने लगती है। तेरा अपाहिज बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता और तेरी गर्भवती माँ तेरे को रोज रोज आइसक्रीम खिला रही है, वो भी मेरे पति की कमाई का। दीदी, मेरा गुस्सा
आप मेरे बच्चे पर कैसे उतार सकती हैं? बस बहुत हो गया। मैं अब और आपके जुल्म नहीं सह सकती। मेरे पति काम नहीं करते तो क्या, मेरे हाथ पैर अभी भी सलामत है। मैं खुद कमाऊंगी और खाऊंगी। अरे खुद पर इतना ही विश्वास है तो जा, निकल जा मेरे घर से। भाभी, छोटी भाभी अकेले नहीं जाएंगी। छोटी भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब हम और इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये घर मेरे बड़े भाई का है, इसलिए मैं अपना हक हिस्सा लेकर जाऊंगी। इस घर की हर चीज पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। इतना बोल काजल रसोई से थोड़ा सा राशन एक पोटली में बांध लेती है और शीतल अपने व्हील चेयर पर बैठे पति, बच्चे और नंद के साथ जरूरत की चीज लेकर निकल जाती है। और देखते ही देखते वो कब जंगल के रास्ते आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। तभी उन्हें जंगल में एक गुफा से आवाज सुनाई देती है। उस गुफा में से आवाज आ रही, शायद कोई मदद मांग रहा है। भाभी, उस गुफा में जाना सही नहीं है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या पता किसी को हमारी जरूरत हो। इतना बोलकर शीतल अपने परिवार के साथ उस गुफा में जाती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी भूख से तड़प रहा होता है। अरे तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। पिछले 10 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, और अगर आज कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पास तो फिलहाल झटपट बनाने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ, मैं पकौड़े बना सकती हूँ। काजल आते हुए मैंने कुछ सब्जियों के पेड़ देखे थे। तुम सब्जियां तोड़कर ले आओ, मैं बाबा के लिए पकौड़े बना देती हूँ। धूप, पसीना, गर्मी होने के बाद भी शीतल उस बूढ़े व्यक्ति का पेट भरने के लिए वहीं पर 4 ईंट जमा करती है और सूखी लकड़ियां जलाती है। तो वहीं काजल कुछ सब्जियां तोड़कर लाती है और शीतल उस बूढ़े आदमी के लिए जल्दी से बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज के कुछ पकौड़े बना देती है, जिसे खाकर बूढ़ा आदमी शीतल से कहता है, मेरे अंदर कोई जादू तो नहीं, पर हाँ, मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है। मैं उस सिद्धि का जादू तुम्हारे इस बेसन में डाल रहा हूँ। इससे तुम्हारा ये बेसन कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस बेसन के जरिए बर्फ के पकौड़े बना सकती हो, जो तेल में भी ठंडे रहेंगे और लोगों को गर्मी में राहत देंगे। इतना बोल वो बूढ़ा अपनी सिद्धि से उस बेसन को जादुई बना देता है, जिसके बाद एक बार फिर शीतल धूप में अपने परिवार के साथ एक गांव में जाती है। तभी राजीव नाम का एक व्यक्ति की नजर शीतल के परिवार पर पड़ती है। अरे भाभी, आप सब इस गांव में सब ठीक तो है? राजीव भैया, अच्छा हुआ जो आप मिल गए। कुछ ठीक नहीं है। आपके सबसे प्यारे दोस्त को अचानक लकवा मार गया। तब से वो ना बोल पाते हैं ना चल पाते, और मेरी जेठानी ने भी मौका देख हमें घर से निकाल दिया। अब तो बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर राजीव एक घर के मालिक से बात करता है और किराए पर एक गरीब घर शीतल को दिलवा देता है। साथ ही एक ठेला शीतल को देते हुए कहता है, भाभी, बड़ी मुश्किल से मकान मालिक माना है। अगर 15 दिन में आप किराया नहीं दे पाई तो मैं भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये ठेला दे रहा हूँ। आप घरेलू हैं, आपके हाथ की तरह तरह की सब्जियां, पकौड़े मैंने बहुत खाए हैं। आप सब्जियों के पकौड़े बेचने का ही काम क्यों नहीं कर लेती? ऐसी हालत में क्या नौकरी देखोगी? हाँ भाभी, अब तो हमारे पास बेसन भी है और बची हुई ये सब्जियां भी। भैया, एक मदद और कर दो, हमें कुछ बर्फ के टुकड़े लाकर दे दो। कल से हम खुद खरीद लेंगे। क्योंकि राजीव के घर में खुद फ्रिज था, इसलिए जब तक दोनों नंद भाभी ठेले की साफ सफाई करती हैं, तब तक राजीव फ्रिज में काफी सारी बर्फ जमने के लिए रख देता है और अगली सुबह उनको बर्फ के टुकड़े लाकर देता है। जिसके बाद पहले वो बर्फ के पकौड़े बनाती हैं और बर्फ नहीं गलती ये देख हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों नंद भाभी मार्केट में एक बोर्ड लगाती हैं, गरीब नंद भाभी की सब्जी बर्फ के पकौड़े। ये जो तुमने बोर्ड लगाया है, यहाँ क्या सच में सब्जी के बर्फ के पकौड़े मिलते हैं? आज से पहले हमने तो कभी नहीं खाए। नहीं खाए तो आज खाकर देखो। इतना बोलकर जल्दी से काजल बेसन खोलती है और शीतल उन बेसन में सब्जियां और बर्फ के कुछ टुकड़े डालती है और उन्हें बेसन से लपेटकर गरम तेल में डुबो देती है। और कुछ ही देर में जब पकौड़े बन जाते हैं तो उन्हें निकाल कर उनको बीच में से काटती है और उन पर कुछ मसाले डालकर उस लड़के को खाने को देती है। मजा आ गया, ये तो 2 in 1 पकौड़ा है। ऊपर से पकौड़ा, अंदर से बर्फ का गोला, और सब्जी और मसाले का भी टेस्ट बढ़िया है। बेकारी में इतना महंगा बर्फ का गोला उधर खा रहा था। अरे भाई, आओ आओ, वो बर्फ के गोले बड़े महंगे और घटिया हैं। एक बार ये बर्फ के पकौड़े खाकर देखो, इसके सामने उस गोले वाले का गोला तो फीका है। उस लड़के की आवाज सुनकर सभी बर्फ के गोले की दुकान को छोड़कर बर्फ के पकौड़े खाने के लिए टूट पड़ते हैं और बर्फ का गोला वाला शीतल को पहचान जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, ये तो वही औरत है जो उस दिन मुझसे उधार मांग रही थी।
मैंने कभी नहीं सोचा था ये अपना खुद का काम खोलेगी और मेरा काम बंद कर देगी। अगर पता होता तो उस दिन एक गोला फ्री में ही दे देता, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। इस तरह नंद भाभी के ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है और कुछ दिन बाद राजीव आकर उनसे कहता है, भाभी इस गर्मी और धूप में भी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अगर इस गर्मी में आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाकर टिफिन सर्विस की तरह बर्फ की सब्जियां वाले इन पकौड़े की सर्विस करोगी तो और कमाई होगी। चलिए मैं आपको कंपनियां दिखा देता हूं। राजीव के बोलने पर दोनों नंद भाभी टिफिन सर्विस की तरह बर्फ के पकौड़े की सर्विस करने लगती हैं और इसी तरह ठेले पर सब्जियों के साथ बर्फ के पकौड़े बनाती, उन्हें बीच से काटती और उसमें मसाले डालकर न सिर्फ ग्राहकों को देती बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर अपने ऑर्डर पूरे करती। ऐसे ही एक दिन, बहुत नाम सुना है मैंने तुम नंद भाभी के बर्फ के पकौड़े का। एक महीने मेरे पास बहुत काम है और मुझे अपनी पार्टी के लिए पकौड़े वाले की जरूरत है, तो क्या इस गर्मी रात को तुम मेरा ऑर्डर पूरा कर सकती हो? नेकी और पूछ पूछ। इस तरह बस 2 ही महीने में गरीब नंद भाभी गर्मियों में बर्फ के पकौड़े बेचकर फेमस हो जाती हैं और कुछ ही दिनों में शीतल एक बेटी को जन्म देती है। इतनी नंद काम संभालती है और कुछ महीने में दोनों नंद भाभी मिलकर इतने बर्फ के पकौड़े बेच लेती हैं कि शीतल पति का इलाज करवाती है और फिर घर भी लेती है और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देती है। और ये सब देख उसकी जेठानी बस जलती रह जाती। अरे भाई साहब, अब तो लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो लगे हाथ शगुन देकर रोका कर लेते हैं। जी बिल्कुल कादम्बरी जी, मेरी बेटी भी है, यही मौजूद है, मौका भी है और दस्तूर भी, मगर आपका लड़का कहाँ चला गया? तभी अनुज अपनी 10 काली बहनों को लेकर बाहर आता है। काजल, मेघा, किरण, चलो ना, रुक क्यों गई हो? आओ। 10 काली बहनों को देखकर रिश्ते वाले उठ खड़े होते हैं। कादम्बरी बहन, आपने तो कहा था आपका इकलौता लड़का है, माफ करना मगर 10-10 काली नंद वाले घर से मुझको मेरी बेटी का रिश्ता नहीं करना। अच्छा हुआ डैडी जो इनका काला चिट्ठा खुल गया, वरना मेरी तो जिंदगी नरक हो जाती इन काली ननद से भरे ससुराल में। लेट्स गो डैडी। अरे भाई साहब ठहरिए, तो बैठकर बात करते हैं, रुकिए सुनिए तो। लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, जिससे कादम्बरी न आओ देखती है न ताओ और 10 काली बेटियों को ताने सुनाती है। पड़ गई तुम काली कलूटनियों के कलेजे में ठंडक, अपने भाई का रिश्ता तोड़वाकर। मेरे तो करम फूटे थे जो तुम जैसी 10 कलंकिनी मेरी कोख में पैदा हो गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम सब क्यों आई? माँ प्लीज, और कितना दिल दुखाओगी आप मेरी बहनों का? नहीं अनुज, माँ ठीक ही तो बोल रही हैं, हम काली कलूटी मनहूसी हैं। बंद करो ये नाटक, हर बार तुम सब अनुज के रिश्ते में अड़चन बन जाती हो, बला कहीं की। वैसे तो कादम्बरी 10 की सगी माँ थी, मगर उनके काले रंग रूप के चलते कादम्बरी का रवैया खटास भरा था। माँ के ताने 10 के दिल में सुई चुभोते थे। थोड़े दिन में कादम्बरी विशाखा नाम की गोरी चिट्टी घमंडी मिजाज वाली लड़की चुनकर बहू बनाकर ले आती है। तू चांद का टुकड़ा है मेरी इकलौती बहू, देखो कितना नूरानी चेहरा और तीखे नए नक्श दिए भगवान ने। विशाखा बहू, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। रुको विशाखा, माँ मेरी 10 बहनें दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ हैं? कहीं आपने उनकी शादी में शरीक होने से उन्हें मना तो नहीं कर दिया? अनुज 10 का नाम पुकारता है। जैसे ही 10 काली ननद सामने आती हैं तो विशाखा दंग रह जाती है। ओह गॉड, मेरा ससुराल तो काली नंदों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है 10 कोयले में डुबकी लगाकर आई हैं। विशाखा, ये 10 केवल मेरी बहनें नहीं बल्कि मेरे जिगर का हिस्सा है। माँ ने इन्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, मगर तुमसे मुझे उम्मीद है। अनुज, भाभी तो होती है माँ समान, और रंग रूप देना तो भगवान के हाथ में है। विशाखा की इस बात पर सबसे काली ननद पिंकी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, भाभी तो क्या आपको हमारे काले रंग से कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मेरी प्यारी ननद, नंदों से ही तो ससुराल की रौनक होती है। ये सुनकर 10 काली ननद भराई आंखों से विशाखा के गले लग गई। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। ओह गॉड, ये 10 की 10 काली कलूटन तो खटमल की तरह चिपक गई, रगड़ रगड़ के नहाना पड़ेगा। अरे अरे, अब क्या सारी रात अपनी भाभी को दरवाजे पर रोक कर रखने का इरादा है क्या? अपनी भाभी को जाओ जाकर अपनी भाभी का कमरा सजा दो। जी माँ, हम जाती हैं, चलो सब। विशाखा बहू, अपनी काली नंद से दूर रहना, ये मनहूस है मनहूस। सासू माँ, मेरी मीठी बातों पर मत जाइए। लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी, जब दूध से मुंह जल जाए तो छाछ भी फूंक कर पीना चाहिए। मैंने केवल अनुज को भरोसा दिलाने के लिए इनसे प्यार से बर्ताव किया था। आगे आगे देखिए होता है क्या।
अगली सुबह अनुज तड़के सुबह दफ्तर चला जाता है। उसके पीठ पीछे विशाखा अपना असली रंग दिखाना चालू करती है। देखो काजल, किरण, शीतल, पिंकी, मेघा, भारती, संजना, भाभी आ गई। भाभी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? आज तो हम सब बहुत खुश हैं, आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। क्या कहा? मैं और खाना बनाऊंगी? तुम दिन दहाड़े खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही हो? तुम 10-10 नौकरानियों के रहते मेरी गोरी सुंदर बहू रसोई पकाएगी। चलो उठो और काम में जुट जाओ। सारी काली ननद निराश होकर एक दूसरे को देखने लगती है। तभी घमंडी विशाखा काली पिंकी का बाल नोचते हुए बोली, कानों में धूल जमी है क्या? सुनाई नहीं दिया? उठो सब, अब मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। मेघा दीदी बचाओ मुझे, भाभी मेरे बाल छोड़ दो। भाभी पिंकी को छोड़ दो, आप जो भी कहोगी हम करेंगे। शाबाश, ये हुई ना अकलमंदों वाली बात। मेघा, किरण, जाओ मेरे लिए पनीर चीज वाला पिज्जा बना कर लाओ। छाया, पिंकी तुम मेरे पैर दबाओ। संजना, भारती तुम सफाई करो। डरी सहमी नंदे कामों में लग गई। वहीं सास बहू शान से सोफे पर बैठी थी। क्या बात है विशाखा बहू, तुमने तो इन 10 को एक ही दिन में इनकी जगह दिखा दी। माँ जी, अब मेरे ससुराल में काली नंदों के भरे होने का फायदा तो होना चाहिए। अरे ओ पिंकी, छाया, हाथ में जान नहीं है क्या? अच्छे से पैर दबाओ। काफी देर तक पैर दबाते हुए दोनों के हाथ थक जाते हैं। विशाखा गुस्से में लाल पीली होकर छाया को जोर से लात मारती है। काली कलूटी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, भागो यहाँ से। उठ छाया, चलो यहाँ से। थोड़ी देर में काजल, किरण पिज्जा बनाकर ले आती हैं। भाभी, ये रहा आपका पनीर पिज्जा। विशाखा जरा सा पिज्जा जले होने के कारण आग बबूला हो जाती है। नास पीटी, काली कलूटी, मेरा पिज्जा जलाया, अब सजा भुगत। तुम सबकी हेकड़ी तो मैं निकालूंगी। भाभी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तुझे दर्द में तड़पता देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इसी तरह गोरी घमंडी विशाखा अपनी काली नंदों पर खूब अत्याचार करती है और उन्हें काले होने के चलते ताने कसती है और खुद महंगे पार्लर जाकर पैसे खर्च करती। गुजरते पलों के साथ विशाखा प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे बहू, ये खुशखबरी देकर तो तूने मुझे सोने की सीढ़ियां चढ़ा दी। मैं तो अपने गोरे गोरे सुंदर पोता पोती की बाहों में खिलाने के लिए बेकरार हूँ। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो विशाखा भाभी। अरे ओ मेरी काली नंदो, तुम सब किस खुशफहमी में मत रहना कि मैं अपना बच्चा तुम्हें छूने दूंगी। सासू माँ, मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट लेडी पर जिसका परछावा पड़ता है बच्चा बिल्कुल वैसे ही होता है, तो इन्हें कह दो आज से पर्दा करके रहेंगी। विशाखा की शर्त सभी काली नंदे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। इसी तरह दिन ढलता है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरा चेहरा कितना डल हो गया है, आज फेशियल करवा लेती हूँ। विशाखा छाया भारती को कमरे में बुलाकर ऑर्डर झाड़ती है। आओ आओ मेरी काली नंदो, मेरा फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर कर दो। भाभी, हमने आज से पहले ये फेशियल नहीं किया है। वैसे भाभी, ये फेशियल किट कितने का आता है? हम भी इसे लगाएंगे तो हमारे चेहरे पर भी निखार आ जाएगा ना। भारती की बात सुनकर विशाखा उसकी खिल्ली उड़ाती है। अरे ओ मेरी काली कलूटी ननद, तुम सब चाहे जो भी लगा लो, अंधेरी रात ही लगोगी। अब चलो भागो यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी फेशियल। विशाखा ज्यादा ग्लो पाने के लालच में फेशियल किट में जरूरत से ज्यादा सैफरन मिलाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करती है, जिससे उसके चेहरे पर जलन होने लगती है। उफ, ये मेरे फेस पर इतनी इचिंग क्यों हो रही है? छाया, संजना, किरण, काजल, अरे ओ मेरी काली ननद कहाँ मर गई? फेशियल धोना पड़ेगा वरना कहीं मेरा खूबसूरत चेहरा ना जल जाए। विशाखा हड़बड़ाकर बाथरूम में आती है और पानी पर फिसलकर गिर जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! ये तो भाभी की आवाज थी। भाभी ठीक तो है? 10 नंदे दौड़कर कमरे में आती हैं और विशाखा को अस्पताल में ले आती हैं। खुशियों भरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक तो है? आई एम सॉरी अनुज जी, मगर आपकी पत्नी पेट के बल गिरी है, इसलिए आपका बच्चा नहीं बच पाया। और दुख की बात यह है कि इन फ्यूचर आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे ला कर दे दो अनुज। अपना बच्चा खोने के बाद विशाखा सदमे में चली जाती है। वह पूरे वक्त कमरे में बंद रहती, ना कुछ खाती, ना पीती, ना मुस्कुराती। ऐसे में उसकी 10 काली ननद उसका खास ख्याल रखती थी। उसे दवाई खिलाती, गोद में सुलाती, बाल बनाती। भाभी, गर्मा गर्म खाना हाजिर है, चलिए मुंह खोलिए और खा लीजिए। मुझे नहीं खाना मेघा। भाभी खा लीजिए थोड़ा सा हमारी खातिर। मेघा अपनी इकलौती भाभी को अपने हाथों से निवाले खिलाती है, जिससे विशाखा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिसमें पश्चाताप था। मुझे माफ कर दो मेघा। मैंने तुम सबको हमेशा काले रंग का दाना दिया, मगर आज तुम सबने मुझे संभाल लिया।
भाभी आपको पता है भाभी को माँ समान क्यों कहा गया है? क्योंकि दुनिया में माँ के बाद भाभी का दर्जा दूसरी माँ का होता है। इस नाते हम 10 भी आपकी संतान हुई ना, देखना भगवान आपको बहुत जल्द आपकी सूनी गोद भर देंगे। पिंकी की बातों ने विशाखा के टूटे मन को जीने की उम्मीद से भर दिया। आखिरकार विशाखा अपनी काली नंद से भरे ससुराल को दिल से अपना लेती है। समय के साथ कादम्बरी का बर्ताव भी बदल जाता है। विशाखा अपनी 10 ननद को खुद से नए रूप में बदलती है।